नमस्कार। सत्य बहुमत के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्य बहुमत के इस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक आदरणीय सतदेव चौधरी जी हैं। नमस्कार। हमारे साथ विकास जी हैं, ये सोशल वर्कर हैं। हमारे साथ पत्रकार वाजिद अली जी हैं और साथ साथ हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं। आज हम सब जिस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो है इस देश में सरकार बनाने की प्रक्रिया और उसका समाधान। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी जी का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने डिक्टेटर, भारत में तानाशाही पर एक बहुत ही चर्चित वीडियो बनाई है। लेकिन उस चर्चित वीडियो में ही उनका पहला जो शुरुआती लाइन्स है उसमें उन्होंने बोला है जनता के रेफरेंस से कि इस देश में जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है उसको पावर में आने का मौका मिलता है। तो आज जनता के साथ साथ दर्शकों के साथ साथ हम सत्य बहुमत के इस प्लेटफॉर्म से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में इस देश में जिस पार्टी को या जिस सदस्य को सबसे अधिक बहुमत मिलता है, सबसे अधिक लोगों का समर्थन मिलता है, क्या वो वाकई सरकार बनाता है, नहीं बनाता है। तो इस मुद्दे पे आदरणीय सतदेव चौधरी जी से हम जानना चाहेंगे कि सर क्या आप ध्रुव राठी जी के इस बात से सहमत हैं कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है उसे लोकतंत्र में सरकार बनाने का, भारत जैसे लोकतंत्र में खासकर, मौका मिलता है या नहीं? जी धन्यवाद ब्रजेश जी। देखिए, मैं ध्रुव राठी जी का जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं वो मैंने देखा और उसके अंदर जो सबसे पहला ही उनका कमेंट है, उनको देश के अंदर डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा चिंता होते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि शायद आज का जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है और इसी बात से मैं भी उनकी इस बात से कहीं किसी हद तक सहमत हूँ। लेकिन वो बात खाली आज ही नहीं है, इसके जिम्मेवार जो जब से हमारी राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई है, यानी जब से अंग्रेज़ों से आज़ादी ली गई उसके बाद से लेकर जो नई हमारी राजनीतिक व्यवस्था बनी, तभी से ये एक डेमोक्रेटिक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन पाई। जो सबसे पहला कमेंट जो ध्रुव राठी जी ने ये कहने की कोशिश करी कि नहीं, जो आम जनता है वो ये समझती है कि जी कि हमारे देश के अंदर हम जिस मर्जी को पार्टी को वोट दे सकते हैं और जिस नेता के सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो सरकार बनाने का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद ये डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं होती, ये डिक्टेटरशिप आती ही नहीं। ऐसा तो है ही नहीं। आप लोगों को, आम जनमानस को ये समझ लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला सरकार नहीं बनाता। तो सर हम इस पे ये जानना चाहेंगे, ध्रुव राठी जी ने हालांकि ये बातें जनता के रेफरेंस से कही है, तो इस देश में जो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, वहां तो सर ये बिल्कुल सिस्टम है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है वो सांसद विधायक बन जाता है। जी जी। तो आप जो कहना चाहते हैं क्या वो सरकार बनाने की प्रक्रिया से है और क्या? लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सहमत है कि सरकार बनाने में फिर सबसे अधिक वोट का महत्व नहीं होता, फिर सांसदों का महत्व होता है। तो कहीं आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है सर? जी 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 बिल्कुल। आप जो जिस बहुमत की या जिस सबसे ज़्यादा वोट की एक बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो शुरू से लेकर आखिरी तक सरकार बनाने तक एक ही जैसा सिस्टम होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूरे देश के प्रतिनिधि चुनने के लिए, जिनको हम सांसद बोलते हैं, उनको चुनने के लिए तो आपने सबसे ज़्यादा वोट का बहुमत मान लिया कि जिसको चाहे जितने मर्जी वोट मिलें, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, चाहे वो निर्दलीय हैं या किसी भी पार्टी के हैं, उसको हम जीता हुआ मान लेते हैं। हम भी ये मानते हैं कि भाई जो एक लोकतंत्र है वो सबसे ज़्यादा वोटों से जो निर्णय होता है हम उसको स्वीकार करते हैं। हम इसको मानते हैं जी कि ये सच्चा लोकतंत्र है। लेकिन सच्चा लोकतंत्र तो जब होगा ना जब आखिरी टाइम तक हम सरकार बनाने की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ तक हम इसको सिस्टम को लेके जाएं। ये तो आपने एक नाटक कर दिया, नौटंकी कर दी, चुनाव करवा के 543 सांसदों का, प्रतिनिधियों का चुनाव करवा दिया और जब सरकार बनाने लगते हो तब कहते हो जी कि इन मतदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है। तो उस केस के अंदर ये जनता भी भ्रमित है और शायद ध्रुव राठी जी भी थोड़े से इस बात से सहमत हैं कि भाई जो जनता कह रही है वो उससे ध्रुव राठी जी भी सहमत हैं। तो ऐसा है नहीं। मान लो अभी 272 सांसदों के समर्थन से या बहुमत से सरकार बनती है। हम सिर्फ दो ही पार्टी मानते हैं कि देश के अंदर चुनाव में भाग लिया। एक पार्टी ने 300 सांसद जीत लिए, प्रतिनिधि बन गए, और एक पार्टी के 243 प्रतिनिधि सांसद बन गए। अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों पार्टियों के अंदर क्या वोट भी एक जैसे ही हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक जैसा नहीं है ना। नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि 300 सांसद के पास में
वोट कम है, मान लो 45 लाख वोट हैं और 243 सांसदों वाली पार्टी के पास में वोट ज़्यादा हैं, 55 लाख वोट हैं, तो अब बहुमत किसका माना जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, 55 लाख वाले के पास हाँ, तो बहुमत वो है। लेकिन ऐसा है नहीं ना। हाँ, मेरी भी इतनी उम्र हो गई और मैंने पूरे इतने 1952 से लेकर आज तक के मैं चुनाव देख रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं भी आज तक सुना नहीं, किसी संविधान में मैंने नहीं देखा, किसी कानून के अंदर ऐसा नहीं देखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात करते हुए मैंने ऐसा नहीं देखा। वो तो कहते हैं जी कि 543 सांसदों के चुनाव करवा लो, प्रतिनिधियों के, और फिर उसके बाद में 272 इकट्ठे कर लो, वो जैसे मर्जी इकट्ठे करो, आप खरीदो उनको, जो मर्जी भ्रष्ट समझौते करो और डराओ धमकाओ, जो मर्जी करो, आप 272 एक तरफ ले आओ और सरकार बना के बैठ जाओ। तो जिसके पास पैसा है, धनबल है, जिसके पास बाहुबल है, वो सरकार बना लेगा। संख्या उसमें चाहे जीते हुए सांसद की हो या हारे हुए सांसद की हो, नहीं 272 देखिए, का आंकड़ा पूरा आज करने की। आज आज के दिन तो बात यह है ना कि हारा हुआ सांसद तो सांसद बनता ही नहीं है, हारे हुए सांसद के पास तो कुछ वोट हैं। यहाँ ये बात तो आपकी ठीक है कि हारे हुए जो प्रतिनिधि जो हार गया वो सांसद तो नहीं है ना, और उस बात से हम सहमत भी हैं, लेकिन उसके जो वोटर हैं वो क्यों हार गए? उनका इस राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव भूमिका है ही नहीं। तो जो जिनके सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, मान लो वो सांसद बन गए, लेकिन जो प्रतिनिधि या उम्मीदवार जो हार गए, उनको जितने भी वोट मिले वो हम कुल वोट के अंदर शामिल कर लें, जब तो वोटर का, मतदाता का महत्व बनेगा ना, प्रभावशाली बनेगा। वोटर तो शक्तिशाली तभी बनेगा। आज के दिन तो आपने उस उम्मीदवार को भी हटा दिया, वोटर को भी हटा दिया, और चुनाव होने के बाद में कोई चौधरी साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है। मोटा मोटा अगर हम सत्य बहुमत की जैसे बात कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई भी हो, पार्टी हो, वो यही करती है कि अपने सांसदों को खड़ा करती है अलग अलग जगह पे, और उसको लोग चुनते हैं, फिर वोट देते हैं, उस तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि वोट के आधार पर सरकार चुनी जाए, सांसदों के आधार पर नहीं चुनी जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है इतने बड़े देश में, जहां 543 सीटों पर चुनाव अगर करें तो किसी एक बंदे को या एक किसी नेता को वोट ज़्यादा मिल जाए? अगर पॉसिबल है तो वो हमें समझाइए कि कैसे पॉसिबल है। नहीं, आज भी तो ऐसा हो रहा है ना। आप मुझे ये बताइए कि 2019 में, 2014 में या उससे पहले जितने भी चुनाव हुए, उसमें जितनी भी पार्टियों ने भाग लिया, उन पार्टियों के जो जैसे प्रतिनिधि चुने गए, सबसे ज़्यादा वोट वाला प्रतिनिधि सांसद माना गया। उसी प्रकार आपके पास गिनती है कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे उसके उम्मीदवार हार गए या जीत गए, हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे। आप थोड़ा भ्रमित होकर बात कर रहे हैं कि हर पार्टी का हमारे पास डेटा है कि इस चुनाव के अंदर किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। नहीं, मैं भ्रमित नहीं हूँ, क्योंकि अगर तमाम पार्टी इसको लेकर डिस्कशन नहीं करती हैं तो कोई तो वजह होगी कहीं ना कहीं, उसका मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। उसी का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न 75 साल का भ्रष्टाचार आप देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से बिल्कुल सही कह रहे हैं, दर्शकों से भी इस मुद्दे पे राय जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ विकास जी हैं, मैं उनसे भी करूँगा कि आपको क्या लगता है, आप इसका मतलब चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि जो 75 सालों से इस देश में कभी भी बहुमत पे चर्चा ही नहीं हुआ, सरकार बनाने की प्रक्रिया पे चर्चा ही नहीं हुआ, तो कहीं सारी भ्रष्टाचार, सारी समस्याओं का जड़ इस बहुमत के जड़ में तो नहीं फंसा है? आपका क्या विचार है इस पे? जी धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल से उठाया। जो आपने कहा कि बहुमत ही सबसे बड़ा कारण है, तो जो ध्रुव राठी का वीडियो आया तो उन्होंने शुरुआती शब्द ये कहे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, खतरे में है, ऐसा हमने सुना। डेमोक्रेसी है ही नहीं, कई बार ऐसे बुद्धिजीवी भी बोलते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं जी डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी नहीं होता तो चुनाव क्यों हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं तो फिर ये जिसको सबसे ज़्यादा वोट आते हैं उस पॉलिटिशियन को सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। तो मतलब कि बहुमत वोट कम होता है, एक तरह से यही बात उनकी इस बात में दिख रही है। हाँ, उनकी बातें कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं सर। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। जब भी चुनाव होते हैं तो हर एक पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करती है और वोट तो उम्मीदवार को मिलता है, और उस वोट से उम्मीदवार जीतता हारता है वोटों के बहुमत के आधार पे। ये बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब सरकार बनानी होती है फिर वो जो बहुमत का जो खेल है वो कुछ और हो जाता है, वहाँ जादुई आंकड़ा होता है। अभी तक तो हम आज़ादी के बाद से 75 साल तक जादुई आंकड़े के आधार पे होते हैं, और वो जादुई आंकड़ा भी फ्लोर टेस्ट में इधर उधर होता है। वो जिस जादुई आंकड़ा जो 272 का है ना, तो भी गिरता है, वो भी फिर चेंज होता है। बिल्कुल तो एक बार और बहुमत फिसलता है, फिर फिसलता है। वो होता है फिर खरीद फरोख्त के ऊपर। भाई जब आपके
जो संसद में जो उपस्थित जो सदस्य हैं वहाँ उस टाइम का बहुमत होता है। मान लीजिए कि उस दिन 543 की जगह अगर 500 हैं तो 251 का हो गया बहुमत। बिल्कुल बिल्कुल होता है भी ऐसा कि वो सांसदों को इस्तीफा दिलाया जाता तो है। फिर आप सारे सांसदों से क्यों नहीं वोट लेते? क्या है ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं बन सकता जिसमें कि हम सारे सांसदों से वोट ले सकते हैं? और 272 का जो जादुई आंकड़ा आप 10 दिन पहले मांग रहे थे फ्लोर टेस्ट में भी वही रहता, लेकिन फिर वहाँ कुछ और होता। तो ये तो बिना भ्रष्टाचार के ये आंकड़ों का खेल बनाना बिगाड़ना तो बिना भ्रष्टाचार के पॉसिबल है ही नहीं। जब भी ये सददेव चौधरी जी का भी कहना और इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये अगर बहुमत फिक्स हो, बहुमत परिभाषित हो, वोट का बहुमत हो, तो फिर ये चीज़ें सारी बातें खत्म हो जाएगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार जिसको हम बोल रहे हैं, खरीद फरोख्त लेन देन, ये तो हम देख रहे हैं ना, हम राज्यों में भी देख रहे हैं, केंद्र की सरकारों में भी देख रहे हैं। तो शुरू से ये 75 सालों से होता आ रहा है। चाहे एक ही पार्टी के 300 से ज़्यादा सांसद है, उसको भी हम मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार है। आप उसको एक साथ जोड़ के रख कैसे सकते हो? 5 साल तक वो टिके कैसे रहेंगे बिना किसी लालच के, बिना लेन देन के? कोई ना कोई तो है ना समझौता, डील है जिससे कि वो एक साथ टिके हुए हैं। तो ये सारा खेल ये जो है ना सरकार बनाने की प्रक्रिया ही हमारे में गलत है, जिसकी वजह से सरकारों के सामने कोई मुद्दा जो कोई प्रायोरिटी है, जो समाज के अच्छे से अच्छे काम है, न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था बन ही नहीं पाती वो। मतलब विकास जी, आपका ये कहने का मतलब है कि जो 75 सालों से जो चर्चा चली आ रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, मेन मीडिया हो या फिर यूट्यूबर्स हों, वो वास्तविक मुद्दे पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। सर आपको भी कहीं ना कहीं आपका इशारा भी इसी तरीके से है। बिल्कुल मेरा इशारा ऐसे ही है। और देखिए, हम और बातों की चर्चा ना करते हुए, क्योंकि वो सब सारी समस्याएं हैं, जब भी तो हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कैसे बने जिससे कि ये समस्याएं ना हो। आपने अभी कहा कि भाई जितने भी सांसदों के समर्थन से सरकार बन गई, और कुछ सांसद तो ऐसे हैं जिनके समर्थन से सरकार बन गई, कुछ सांसद ऐसे हैं जिनके समर्थन से सरकार नहीं बनी या वो विरोध में अब बैठ गए। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ संख्या तो जो सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की गिन रहे हो ना। बिल्कुल। अब वोटरों की तो गिनती गिन ही नहीं रहे। कोई नहीं पूछता उसका कौन कितने वोट से जीता। मान लो मैंने अभी बताया कि 272 के बदले में आपने 300 सांसदों के समर्थन से सरकार बना ली, और उनके पास कुल वोट कम है। और जो 243 सांसद जो बाहर बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके पास कुल वोट 55 लाख है। पहले तो आप ये तय कर लो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपने मतदाताओं का तो मैं तो ख़त्म ही कर दिया ना। जैसे ही 543 जीते तो आपका मतदाताओं का कोई महत्व है ही नहीं। देखिए चौधरी साहब, मुद्दा बहुत बड़ा है ये, पूर्ण बहुमत की जैसे परिभाषित करने के विकास जी भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बेसिक से शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि वोटों की गिनती होनी चाहिए, आप उसको धरातल पर उतारेंगे कैसे? नहीं, वोटों की गिनती तो हो रही है। मान लीजिए जैसे एरिया वाइज सांसद खड़े होते हैं, एक एरिया में 50,000 लोग रहते हैं, लेकिन एक एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे फर्क पड़ता है ना कि वो 5,000 से वोट से जीतेगा या वो 25,000 से जीतेगा। तो एरिया वाइज जो ये कैलकुलेशन है हमारी वोट काउंटिंग की, ऐसा है। कैसे आपने अभी इसका कोई अध्ययन नहीं किया। पूरे भारत में 543 सांसदों के चुनाव के अंदर 95% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर करीब करीब एक जैसे वोट हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत कम है जहाँ पर वोट कम है। मेरी जानकारी में सिर्फ एक लक्षद्वीप ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ सिर्फ 50,000 वोट हैं। बाकी सब जगह करीब करीब 18, 20, 22, 25 लाख वोटों के अंदर है। और दूसरी बात यह है कि हमने तो जब पूरे देश की सरकार बनानी है, अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बात क्यों करते हो? वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी संख्या है वोटों की, वो तो सब पार्टियों के लिए है ना, सब नेताओं के लिए है। खाली मेरे अकेले के लिए या किसी कांग्रेस और बीजेपी वाले के लिए तो है नहीं कि वो वहाँ ज़्यादा वोट ले लेगा तो वहाँ दूसरा भी तो उसका प्रतिद्वंदी है ना। नहीं, सवाल तो मेरा वही है ना कि आपकी जो पॉलिसी है वो रिप्लेस कैसे करेगी अभी के नियम को? अभी भी ऐसा आज भी हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, मैं सीधी बात करता हूँ कि 2019 के अंदर मैं किसी बीजेपी कांग्रेस का ना विरोध कर रहा हूँ ना किसी के पक्ष में हूँ। आपको जिस समय सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो वो प्रतिनिधि सांसद बन गया, ठीक है ना, उम्मीदवार सांसद बन गया। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उस समय आप ये उम्मीदवार सांसद क्यों गिनते हो? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बताइए, किसी संविधान में या कहीं कोई कानून है क्या कि भाई इतने सांसद होंगे तभी सरकार बनेगी? वहाँ पर आप जैसे सांसद जीतने के लिए सबसे ज़्यादा वोट चाहिए, सरकार बनाने के लिए उस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट वाला सरकार क्यों नहीं बना सकता? इसके ऊपर हम चिंतन क्यों नहीं करते? मतलब सत्य बहुमत की जो वास्तविक लड़ाई है
वो जो लड़ाई है वो बहुमत की परिभाषा और बहुमत को कॉन्स्टिट्यूशन में या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में डिफाइन करने की बात है कि आप जो प्रोसेस अपना रहे हैं उसको आप लिखित रूप में करिए, जनता को आप उस प्रक्रिया के बारे में अपडेट कराइए, जनता को आप रूबरू कराइए कि जिस इस माध्यम से तुम्हारा सरकार बनता है। जनता को सिर्फ ये मालूम हो रहा है आज कि हमें लोकसभा में सबसे अधिक वोट देके किसी को सांसद बना देना है, जनता को ये पता ही नहीं चल रहा कि सरकार कैसे बन रही है। तो इस मुद्दे पे चर्चा सर आपने जो बातें रखी बहुत सही है, और हम दर्शकों से भी जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर राय कि आपकी क्या राय है, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि इस देश में जो सरकार बनती है, जो फेमस यूट्यूबर्स कह रहे हैं या टीवी चैनल दिखाती हैं, तो क्या टीवी चैनल से यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं क्या इस देश में वास्तविक रूप में जनता के बहुमत से सरकार बन रही है? सर हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का एक सवाल ये होता है कि हमने जो सांसद है वो बहुमत से ही तो जिता करके हम उसको भेज रहे हैं। तो जनता ये जानती है कि हमने अपना प्रतिनिधि चुना है और हमने उसको जिता दिया तो हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। वो जिता करके हमने उसको वहाँ भेज दिया तो वो बहुमत ही माना जाता है जनता के बीच में उस चीज़ को। इसमें कैसे फर्क इसको जनता को समझाएं? नहीं माना जाता है वाली बात ही तो चक्कर में वो वही तो भ्रमित है। तो माना क्यों जाता है? आप उसका कानून बनाइए, आप उसको डिफाइन करिए, आप उसको अलग से उसकी व्याख्या बनाइए। जैसे वाजिद जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि लोकसभा में लोग जो सांसद हैं उसमें चुनने में बहुमत परिभाषित नहीं है, उसमें चुनने में है। सांसद जरूर बहुमत से चुने जा रहे हैं, लेकिन सरकार बहुमत से नहीं बन रही है। सरकार बनाने के 272 सांसदों के आंकड़े से बन रही है, तो आंकड़ों का खेल है ना, फिर बहुमत नहीं है ना सर उसमें। लेकिन जनता तो उसी को जो उसने नहीं अपने सांसद को वोट दिया, जनता ने, लेकिन जो उम्मीदवार हार गया अब अभी उसी बात उसका वोट क्यों नहीं गिनते आप? उसको क्या मतलब क्यों नहीं गिना जाता? तो सवाल तो ये है, जनता को आज तक ये बात बताई नहीं कि उसे छुपाएगी। तो आज तो बता रहे हैं ना, 75 साल से नहीं बताई, उसी का तो आप रो रहे हैं कि भाई इसी यही तो कंफ्यूजन है। और नहीं तो ना डिक्टेटरशिप आती, ना भ्रष्टाचार होता, ना कोई अपराध होता। आज आप करके देख लो। सरकार बनाने के लिए अभी हॉर्स ट्रेडिंग होता है, खरीद फरोख्त होता है, क्या उसका नियम है लिखा हुआ है? क्या जरूरत है उसको करने की? जरूरत क्या है? गठबंधन करते हैं, गठबंधन का भी नियम नहीं है। और विकास जी साथ साथ जिस हिसाब से वाजिद जी कर रहे हैं, मुझे लगता है आप तो जनता को बोलेंगे भाई जो हार गए हो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर निकल जाओ, वैसे हिसाब हो जाएगी फिर इस हिसाब से। तो अगर आप मानते हैं कि वहाँ की जनता सिर्फ एक सांसद को जिताते जीत गई, तो जो हार गए हैं उनको तो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर जानी पड़ेगी। यहाँ देश छोड़ने की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी तक चले गए आप। भ्रष्ट राजनीति है ना कि जिसको वोट दे के जिताया है ना, वो सांसद उस वोट देने वाले को दोबारा पूछने तक नहीं जाता, हारने वाले की तो दूर की बात है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। क्यों इसकी ये कमी है ये इस राजनीतिक व्यवस्था में। अगर ये वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार चुनी जाती तो हर सांसद ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की एक होड़ होती, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता, और फिर उसको पाने के लिए, वो सरकार में बने रहने के लिए वो झूठ और जुमलेबाजी का सहारा नहीं लेता, फिर सच्चाई और एक कार्यकुशलता के आधार पर बात होती है। बिल्कुल सही है। तो आम जनता जैसे आखिरी में एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे पता लग गया सबको कि ये चीज़ गलत है, आप मैसेज भी दे रहे हैं, लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? सर मैं तो चाहूँगा कि इसका जवाब सर सत्यदेव चौधरी जी दें। जैसे सर अभी चौधरी साहब अगर जवाब। कुछ लोगों का सवाल जनता के बीच में हमें ये भी मिला कि भाई आप एक सीट पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एक सांसद से आप बदलाव कर सकते हैं? या आप जब कोई कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या अकेला सांसद संसद में जाकर के कानून बना सकता है? तो आपको भी तो जिस गठबंधन करना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, मुझे क्यों करना पड़ेगा गठबंधन? हमने अपनी बात एक चांदनी चौक सीट के ऊपर रखी, वो पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर जाएगी वो बात। तो आज ही इस बात को करना क्या जरूरी है? जब हमने 75 साल बिता दिए तो हम और लोगों के बीच में जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जाएंगे, और वहाँ और ज़्यादा लोगों का भाग लेंगे, लोग ज़्यादा जितवाएंगे हमारे को। भाई हम उनसे भ्रष्ट समझौते, चर्चा का विषय बनेगा। हम गठबंधन करके भ्रष्ट समझौते क्यों करें? जो भ्रष्टाचार से वो लोग आए हमारे पास, जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमारे विचार से सहमत होकर चुनाव लड़ें, और उनमें क्या जरूरी है कि हम ये खरीद फरोख्ती करें या पैसों के से ऐसा करें, धनबल का बाहुबल का प्रयोग करें? ऐसा तो नहीं होगा। हम शक्तिशाली वोटर को बनाना चाहते हैं। जावेद जी सर, जैसे अभी ध्रुव राठी जी की वीडियो पर ये चर्चा हो रही है, जो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि भाई सत्ता परिवर्तन करने की जरूरत है, है ना? तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं इस पार्टी के, वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के इधर, मतलब अलग अलग पार्टी के लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर सत्ता परिवर्तन भी हो रहा है तो ये भ्रष्टाचार या इस पर कोई और फिक्र होगी
या कुछ बदलाव होगा? देखिए, अगर यही फार्मूला रहा आपका बहुमत का सरकार बनाने का, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। जो प्रमाण है पिछले 75 सालों की राजनीति का, बल्कि हर चुनाव के अंदर ये भ्रष्टाचार का रूप आपको और बड़ा देखने को मिलेगा। अभी तक मान लो कोई 50 करोड़ में कोई सांसद का समर्थन मिल रहा है, तो फिर 50 की जगह 100 करोड़ हो जाएंगे, 200 करोड़ हो जाएंगे, 500 करोड़ हो जाएंगे, तो उसमें मरेंगे गरीब लोग ही। लेकिन एक और सवाल ध्रुव राठी जी ने कहा उसमें कि जो सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो नई सरकार आएगी उस पर हम एक दबाव बनाएंगे, लोगों के लिए अच्छा कानून बनाने को लेकर के, लोगों के साथ न्याय करने को लेकर के दबाव बनाएंगे, और मौजूदा सरकार जो है वो हिटलर शाही का रूप ले रही है, इसलिए हम उस पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या अगर यही व्यवस्था रही तो फिर तो वही की वही? नहीं, उसी दबाव को समझने के लिए ही तो हम बात कर सुझाव दे रहे हैं ना, कि ये सबसे अच्छा दबाव है कि आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने दो। राठी जी, आप इन चक्करों में मत पड़ोगे, हम कानून बनाएंगे, ये बदल देंगे, या सख्त कानून बना देंगे, ऐसे कर देंगे। कैसे दबाव बना दोगे आप? बिल्कुल सही बात। जब 75 साल से कोई दबाव नहीं बना पाए, तो आप कैसे दबाव बना दोगे? और इस चीज़ की क्या गारंटी है कि नई सरकार तानाशाही नहीं करेगी? नहीं, वो तो ये देखिए, ऐसा है ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक ये जो जिस बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था है ना, आप इसके ऊपर केंद्रित होकर बात करिए। लेकिन ध्रुव राठी जी ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो गठबंधन जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति जो हो रही है, उसको उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या विकल्प हो सकता है? ऐसी कोई बात ना कर तो उसकी छूट दे रहे हैं वो, उसकी छूट दे रहे हैं। तो इसीलिए तो सारा गड़बड़ है ना विकास जी। जब मतदाताओं को आपने निष्क्रिय बना दिया, एक वोट, एक चुनाव का नोटंकी करके, खाली लाइन में खड़े कर करके, और आपने टी 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 बजवा दी, और उसका महत्व कुछ नहीं है, प्रभाव कुछ नहीं है, कुछ भी उसकी भूमिका नहीं है। आज अभी 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, जो फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके, नागालैंड भी आप ही के देश की धरती है ना, वहाँ एक भी वोटिंग नहीं। 6 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पर 4 लाख वोटर हैं, लेकिन वोट एक भी नहीं पड़ा। वो आपका देश नहीं है क्या? मणिपुर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जाते? वो आपका देश नहीं है। लद्दाख के अंदर वो कौन से लीडर जो अभी अनशन में बैठे हुए थे, वो आपकी धरती नहीं है। वैसे तो आप कहते हो जी कि पता नहीं, हम अंदर घुस के मारेंगे, बाहर घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप उसको मानते ही नहीं, अपना देश है। तो ये देखिए, जब तक आप बहुमत का फैसला करके, और सच्चा लोकतंत्र वही होता है जहाँ पर मतदाताओं के निर्णय से सरकार बने, मतदाताओं के निर्णय से फैसले हों, मतदाता जो चाहें वो सरकार करे। जब मतदाताओं का कोई लेना देना ही नहीं है, मुट्ठी भर लोग उसके ऊपर सारे धन के मालिक बन गए पूरे देश के, जितना मर्जी टैक्स देते रहो, जितना मर्जी वोट देते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ने जरा सा सवाल उठा दिया तो उसको तो भेजो जेल के अंदर। सर, आरटीआई भी लगाई आपने बहुमत की जो है परिभाषा जानने के लिए और एक व्याख्या के लिए, क्या जवाब वहाँ से मिले हैं? लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और हम इसका हवाला देते हैं आपका जी। दर्शकों को भी बता दीजिए आप। देखिए, मैंने आरटीआई में यही लिखा था कि चुनाव हो जाने के बाद ये 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनने का कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई कानून है क्या? तो अलग अलग डिपार्टमेंट से, लोकसभा सेक्रेटरी, राज्यसभा सेक्रेटरी, चुनाव आयोग से यही जवाब आते रहे कि जी हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसने उस डिपार्टमेंट को भेज दिया, उसने उस मिनिस्ट्री को भेज दिया, और आखिरी में घूमते घूमते सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से हमारे को एक ये लास्ट चिट्ठी मिली कि एज पर कन्वेंशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड when a leader has a majority support of elected members। अब मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ये फिर दोबारा से इतना भ्रमित और अपने आप के अंदर व्याख्या इसकी पूरी नहीं है। मान लो आपके पास 272 की जगह खाली 200 सांसद हैं और बाकियों के पास आपसे कम है, तो फिर आपको 272 तो नहीं चाहिए ना, फिर तो 200 सांसदों के बहुमत से सरकार बनाइए आप, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा है नहीं, और ये इसी चक्कर के अंदर, और देखिए जितने लोगों ने भी आपने मिलकर सरकार बनाई और जिन लोगों ने सरकार नहीं बनाई, मान लो जिन्होंने सरकार नहीं बनाई उनके वोट ज़्यादा हैं, वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने सरकार बना ली उनके पास वोट कम है, वो सत्ता के मालिक बन के बैठ गए। तो लोकतंत्र के अंदर तो मालिक मतदाताओं को बनाइए ना। और सबसे बड़ा लोचा इसके अंदर ये है कि जो लोग हार गए, और ऐसे वोटर कितने हैं पता है आपको वाजिद जी?
करीब करीब 70% वोटर ऐसे हैं जिन लोगों ने कुल वोट दिए, उसमें से 70% वोटर ऐसे हैं जिनके वोट से उनके उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि हार गए। तो सरकार बनाने वाले तो लोग ही कितने हैं, कितने वोटर हैं। और हमारी विडंबना यही है कि जिन नेताओं को इनको शिक्षित करना चाहिए था वोटर बनाने से पहले, वो किया नहीं और वोटर बना के बैठ गए। आज कितने भी लोगों ने वोट दिया है, वो उनका क्या प्रतिनिधित्व है सरकार बनाने के अंदर। आप चुनाव मत लड़ो, आप खाली दबंगी और धनबल दिखाओ और सरकार बना लो। मतलब सांसदों के खरीद फरोख्त को जो ये जारी सिस्टम है वो उसको बढ़ावा देती है सरकार बनाने का प्रक्रिया हमारी जो भी है। और हमारा प्रयास ये है, जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं, कि हमारे प्रयास में जो हारे हुए वोटर हैं, हम वोटर को हारे हुए मानते ही नहीं। हम जो 70% लोग जो खिलाफ में वोट दे रहे हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि सरकार में वही आए और सरकार एक जनतंत्र और जनता के बहुमत से बने, ताकि वो जनता के लिए काम कर सके और इस प्रक्रिया में बदलाव हो, चाहे आज हो या कल हो। हम जनता से भी इस मुद्दे पर राय जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप लोग इस मुद्दे पे बात करें, खुल के बात करें कि सरकार बनाने की इस देश में आखिर प्रक्रिया क्या है। आप सब हमारे साथ जुड़े सर, आप सबका बहुत